हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, जो मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ यहाँ पे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड देन लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में, आज पहली बात तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया, आओ जल्दी से उसका क्विक रीकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात करी फ्रेंच सोसाइटीज के बारे में, जो कि थ्री स्टेट्स के बारे में हमने बात करी थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, दैट फॉर ऑफ क्लर्जीज, नोबिलिटीज एंड द बिजनेसमैन क्लास ग्रुप। आफ्टरवर्ड्स हमने पढ़ा द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, जहां पे हमने देखा कि लोगों ने रेवोल्यूशन किया नेशनल असेंबली घोषित करने के लिए, जहां सबसे पहले 5 मई को स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, जहां तीनों स्टेट्स को बुलाया गया। एंड देन जब वहां पे सक्सेस नहीं हुआ, तो इन्होंने 20 जून को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित होने का फैसला किया। एंड वहीं से जनरेट हुई द नेशनल असेंबली, जो कि 1791 में आई। अब इस सब के बाद हम आगे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दी गई फ्रांस में, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों ने फ्रांस में मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन लाके खड़ा कर दिया था। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने लेक्चर 2 की तरफ, जहां पे हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के 2 और टॉपिक्स। सबसे पहले हम थर्ड टॉपिक पे जाएंगे, जहां पे होगा फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी कि मोनार्की को उठा के लात मार देंगे और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा रिपब्लिक। एंड देन हम लोग करेंगे फोर्थ टॉपिक, जिसमें आएगा डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने भी इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। तो आपको कुछ नहीं करना है। आई होप आपको लास्ट वाला लेक्चर तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। आपने जो कमेंट्स में डाउट्स पूछे थे, वो भी मैंने साथ साथ क्लियर कर दिए थे। एंड जो आज के इस लेक्चर में आपको करना है, वो सिंपल सा एक रूल है जो आपको मेरे साथ फॉलो करना है। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर मेरी बात मानेंगे तो दे विल स्कोर गुड मार्क्स। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर सुनने के बाद अपनी कमरे को बंद करना है, एनसीईआरटी खोलनी है और इन 2 टॉपिक्स को अंडरलाइन कर करके पूरा अच्छे से पढ़ना है। और फिर जो डाउट आएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो बढ़े आगे अपने लेक्चर की तरफ। चलिए, तो लेक्चर नंबर 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक नंबर 3 से वी विल स्टार्ट। इससे पहले के 2 टॉपिक आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 1 करके। टॉपिक नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी। अब क्या हो रहा है बच्चों, आप देख ही सकते हो कि टॉपिक क्या कह रहा है, कि मोनार्की को हमने उठा के पटक दिया है, हमने मतलब फ्रांस के लोगों ने, और लेके आ गए हैं रिपब्लिक। लेकिन ये कैसे हुआ? क्या ये बहुत आसान था? क्या इजीली ऐसा हो गया था? नहीं, क्योंकि पहले तो लोगों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई थी। अब वहां से मोनार्क को हटाना थोड़ा तो मुश्किल रहा होगा। आओ देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, डेवलपमेंट इन फ्रांस सेट द एम्परर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज इन वरी, एज दे गॉट फियर्ड ऑफ इनवाइटेबल सिमिलर रेवोल्यूशन देयर आल्सो। अब जो पड़ोसी देश थे ना, उनके दिल में ना एक डर बैठ गया। क्या डर? वो ये डर कि जैसे फ्रांस में लुईस 16 की प्रजा लुईस 16 को हटाने की पूरे मकसद में लगी हुई है, वैसे हमारे देश की प्रजा भी तो हमारे खिलाफ जा सकती है। तो उन लोगों के दिल में क्या हो गया, डर बैठ गया, धक धक होने लग गई, धक धक। तो उन्होंने लुईस 16 को एक मीटिंग के लिए बुलाया और बोला कि भैया, ये क्या हो रहा है, हमारे देश के लोग भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं। तो लुईस 16 ने इनसे नेगोशिएट किया, इनके आगे थोड़ी सी चौड़ दिखाई। कहा कि अरे अरे, ये कुछ भी नहीं है, इनको शांत करने के लिए मैंने नेशनल असेंबली घोषित कर दी। मैं वापस से पावर में आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, और तुम्हारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तो विद द एम्परर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, इन ऑर्डर टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, ही डिड दैट इन ऑर्डर टू रीगेन पावर। तो उसका पूरा विश्वास था कि नहीं नहीं, मैं ये सबको सप्रेस कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन इन अप्रैल 1972 नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दी, घोषित कर दी, उन्हीं नेबरिंग कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर जो डर रहे थे। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या कर दी, वॉर घोषित कर दी, लड़ाई घोषित कर दी। एंड इस वॉर की थीम क्या थी, पीपल अगेंस्ट मोनार्की, कि लोग किसको अपोज कर रहे हैं, मोनार्क को अपोज कर रहे हैं। दिस वाज द थीम, that was the theme actually for that war that they actually declared against Prussia and Austria. Okay, चलिए, इसके बाद फ्रेंच पीपल का इसमें क्या रिएक्शन था, व्हाट डिड दे रिएक्टेड। तो भैया, मोनार्क को हटाने की बात है तो सारे लोग तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स टुक पार्ट, दे sang a patriotic song। पैट्रियोटिक मतलब नेशन के प्रति प्यार वाला।
बिफोर गोइंग टू द वॉर फ्रॉम मार्सलीज. मार्सलीज वॉज द जगह जहां से इन्होंने स्टार्ट किया और उस सॉन्ग का नाम पड़ गया मार्सलीज. और उसके बाद अभी तक फ्रांस का नेशनल एंथम है मार्सलीज. 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन. जैसे ब्रिटेन में गॉड सेव आवर नोबल किंग, हमारे यहाँ पे जनगण मन, वैसे ही मार्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. ओके, नेक्स्ट इज फ्रांस हैड टू फेस हेवी लॉस. अब वॉर मुंह से बोलना तो आसान है, वॉर कर लो, लेकिन वॉर में पैसा भी तो खर्च होता है, वॉर में काफी एक्सपेंसेस लगते हैं. तो बिकॉज ऑफ वॉर विच बॉट मेनी टाइप्स ऑफ क्राइसिस अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस, बहुत ज्यादा खर्चा आ चुका था, बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला था. बहुत सारे लोगों के बीच में ना एक डाउट भी आने लग गया मन में कि यार ये जो नेशनल असेंबली बनी, जहाँ पे राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स मिले, वो सिर्फ वेल्दी पीपल को ही तो मिले, बाकी लोअर सेक्शन को तो कोई देख ही नहीं रहा है. So many people were thinking that Constitution of 1791 gave the power to only richer class, and many political clubs started to discuss about government policies and they started planning of फॉर्मिंग देयर ओन गवर्नमेंट. तो उनने क्या सोचा, उनने सोचा कि यार हम ना अपनी सरकार बना लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारी नहीं सुनने वाले हैं, ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये तो सिर्फ रिचर सेक्शन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम अपनी ही एक क्या बना लेते हैं, क्लब्स बना लेते हैं. अब इसमें जिकोबिन्स जो हैं इंपॉर्टेंट, was the most successful club among all the clubs. जिकोबिन्स, जिकोबिन क्लब का नाम रखा गया सेंट जेकॉब ना के नाम पे, और फिर इनके लीडर जो थे वो बने मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर. इट वाज नेम्ड आफ्टर द कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस. एंड मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ये सब 1 मार्कर्स हैं, emerged as the leader of Jacobins. 1 मार्कर्स भी है, राइट शॉर्ट नोट ऑन Jacobins भी आ सकता है यहाँ से. देखो मैं यहाँ लिख दूं, मेंशन कर दूं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन Jacobins. ठीक है, ये भी आ सकता है. चलिए, Jacobins comprised of women, small peasants, laborers, artisans, shoemaker, pastry cooks, watchmakers, etc. They started wearing long striped trousers. देख सकते हो आप, ये धारियां बनी हुई हैं. Long striped trousers they started to wear. They could look so that they could look different from the नॉबल्स. नॉबल्स क्या पहनते थे, जो फैशनेबल सोसाइटी थे, नी ब्रीचेस वाले ऐसे पट्टे पट्टे बने होते थे, तो उनसे अलग नगले के लिए इन्होंने क्या किया, धारियों वाले पजामे पहनने शुरू कर दिए. They also wore a red cap. Red cap was a symbol of liberty. Again, a 1 marker. What does red cap shows, depict? So it's depicted liberty. Now, they began to be called as sans-culottes, which means those without knee breeches. Again, जो knee breeches वाले नहीं है, that is nobles नहीं है, तो they were started to be called as sans-culottes. However, women were not allowed to do so. Women को ये करना allowed नहीं था. In summer of 1792, Jacobins attacked. अच्छा देखो, आपको पता है जो नेशनल असेंबली आई थी उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, Jacobins ने उस ड्रॉबैक्स को ठीक किया. Summer of 1792, Jacobins attacked the palace of Tuileries and उसके राजा को इन्होंने क्या कर लिया, कुछ घंटों के लिए कैप्चर कर लिया. In this attack, most of the guards, अब ये क्यों हो रहा है, ये लोअर सेक्शन को राइट्स देने वाले के लिए हो रहा है, इसलिए दे आर डूइंग दिस. इन दिस अटैक मोस्ट ऑफ द गार्ड्स ऑफ द किंग वर किल्ड. ऑब्वियसली बात है, राजा को कब्जे में करना है तो उनके गार्ड्स को मार के ही तो आगे जाना पड़ेगा. आफ्टर दैट इलेक्शन वाज हेल्ड. इलेक्शन क्यों हेल्ड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी. न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन. अब कन्वेंशन क्या है, दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली के जो भी ड्रॉबैक्स थे वो इसमें थोड़े बहुत क्लियर आउट किए गए. जहां पे ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इलेक्शन. अब इसमें क्या हो गया, चेंजेस क्या है, पहले क्या था, 25 साल से ऊपर आदमी वोट कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको 3 दिन तक का वेजेस के बराबर का टैक्स भी पे करना होता था. लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आया, हर एक आदमी जो भी 21 साल से ऊपर है वो राइट टू वोट है उसके पास, रिगार्डलेस ऑफ हिज वेल्थ. यानी कि वो वेजेस वाला पॉइंट हट गया, उम्र भी 21 साल हो गई.
On 21st of the September 1792, monarchy was abolished and France was declared a रिपब्लिक। तो जैसे कि हॉस्पिटल से डॉक्टर निकलते हैं और बोलते हैं ना मुबारक हो बेटा हुआ है बेटी हुई है, तो यहाँ पे लोगों ने मुबारकबाद दी कि मुबारक हो फ्रांस क्या हो गया है, रिपब्लिक घोषित हो गया है। आपको भी मुबारक हो भाई सबको। तो 21 सितंबर को 1792 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस बन गया रिपब्लिक। अब इसी वजह से क्योंकि इन्होंने सारा का सारा ट्रेजन, सारा का सारा खजाना खत्म किया था फ्रांस का, इसीलिए इनको पब्लिकली क्या किया गया, मारा गया 21 जनवरी 1793 में आफ्टर दैट कन्वेंशन पैलेस दी ला कॉनकॉर्ड में। और उसी के बाद क्वीन मैरी एंटोनिटी भी सेम ही रीजन से मर गई। तो दोनों ही पति पत्नी मर गए थे। अब जेकॉबिन्स तो चल रहे हैं और जेकॉबिन्स का राजा या नॉट राजा एक्चुअली लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो ये जो समय है वो किसका समय है, रेन ऑफ टेरर। दिस रेन का मतलब होता है टाइम पीरियड। और इस पूरे को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है डर का समय। तो 1793 से 1794 का जो टाइम पीरियड था वो था डर का समय, डर का माहौल, टेरर का, आतंक का। डर भी नहीं, इसमें तो आतंक लिखेंगे, क्योंकि जैकोबिन के जो लीडर थे उन्होंने जब इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया, दैट इज मोनार्की को हटा पटका और खुद को पावर में लेके आ गए, तो भैया मतलब तबाही मच गई। नाउ वो अपने आप को बहुत ऊपर समझने लग गए। सो द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1793 टू 1794 को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर सेंटेंस टू डेथ ऑल दोस पर्संस जो भी रिपब्लिक को गलत बोलते थे, जो भी मोनार्की की साइड लेते थे, उनको वो क्या कर देते थे, मार देते थे। उनको वो एनिमी समझते थे, चाहे वो एक्स नोबल हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, या फिर वो जेकॉबिन्स ही क्यों ना हो। ये है वो मैक्सिमिलियन जी, चाहे वो जेकॉबिन्स ही क्यों ना हो, उन्होंने कहा चाहे कोई भी हो रिपब्लिक के खिलाफ नहीं जाना। तो द एग्जीक्यूशन वर कंप्लीटेड आफ्टर ट्रायल बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, प्रॉपर मीटिंग बैठती थी, उसके बाद इनको एग्जीक्यूट किया जाता था। एग्जीक्यूट मतलब मारा। At that time, Robespierre followed a policy of severe control and punishment. तो ये थोड़े से ना ऐसे हो रहे थे, अपने आप को ना राजा घोषित जैसे होता है ना, डिक्टेटर बन रहे थे ये। गुलेटिन एक ऐसा डिवाइस था, 1 मार्क का क्वेश्चन अगेन, व्हाट वाज गुलेटिन। तो इट वाज अ डिवाइस नेम्ड आफ्टर इन्वेंटर डॉक्टर गुलेटिन, जो कि यूज होता था एक पर्सन को मारने के लिए। ऐसे 2 पोल्स होते थे इसके अंदर और एक ब्लेड होता था, यहाँ पे मुंडी रखो और मुंडी काट दो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड। गिल्टी पर्संस वर beheaded यूजिंग गुलेटिन। जल्दी से टाइम स्टैम्प डालो और मुझे बताओ कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या घोषित हुआ, जल्दी से फटाफट से। फ्रांस का नेशनल एंथम क्या था, जल्दी बताना है। 1 यस, इट वाज मार्सलीज। ओके, नेक्स्ट। ऐसे मैं बीच बीच में ना पूछती रहूंगी, कान खोल के रखो। ओके, नाउ इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, मतलब इन्होंने कुछ अच्छा भी किया, ऑब्वियसली बात है, रोबेस्पियर ने अच्छा भी किया। इनने वेजेस और प्राइजेस को थोड़ा मेंटेन करके रखा। मीट और ब्रेड को इन्होंने दाम थोड़े सस्ते कर दिए ताकि लोग इनको अफोर्ड कर पाए। पेजेंट्स को फोर्स किया गया टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइजेस। अब इन्होंने क्या कहा, ये ना इक्वालिटी के बड़े पुजारी बन गए थे। इन्होंने कहा हर कोई ना सिमिलर टाइप का आटा खाएगा, हर कोई सिमिलर टाइप के प्राइजेस पे अपने गुड्स बेचेगा। तो यार ये तो गुंडागर्दी हो गई ना। कोई बंदे की लागत क्या है, कोई बंदे की लागत क्या है, तो आप उसको एक दाम पे कैसे बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक जना साबुन बना रहा है 10 रुपए का, वो 15 रुपए का बेच देता है मार्केट में, लेकिन एक को बनाने में ही कॉस्ट ही उसकी 20 रुपए है, तो 15 में कैसे बेचेगा। ये सिमिलर टाइप के फ्लोर यूज करें एंड साथ ही साथ हर एक सिटीजन्स को सेम टाइप का इक्वालिटी ब्रेड खानी होती थी, सेम टाइप की, ताकि कोई भी अमीर और कोई भी गरीब ना लगे। इक्वालिटी जो थी वो प्रैक्टिस की गई, अपने बातों में उन्होंने बोला, सबको समझाया। ट्रेडिशनल मॉन्ज्योर यानी कि सर और मैडम की जगह
सिटियोन और सिटियोनी यूज होने लगा। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे। जैसे आपने कभी देखा हो कि गुरुजी की अगर आप यहाँ गए हो तो वहाँ पे सबको आंटी और अंकल बोला जाता है, क्योंकि इक्वालिटी दिखाना चाहते हैं वो। एंड यहाँ पे भी क्या है, सिटियोन सिटियोनी बोला जाता है। तो चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। तो चर्चेज को खत्म कर दिया, इक्वालिटी ऑफिसेस बना दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसी की वजह से जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने भी इनको क्या करना शुरू कर दिया, चेंज के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया। फाइनली रॉबेस्पियर को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आतंक फैला रहे थे। एंड उनको 1794 में क्या कर दिया गया, गुलेटिन कर दिया गया, गुलेटिन कर दिया गया। और इसी के साथ रेन ऑफ टेरर, आतंक का माहौल होता है समाप्त बच्चों। रेन ऑफ टेरर इज ओवर। नाउ व्हाट हैपेंड, आर डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन्स एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर पावर अगेन वेल्दी और मिडिल क्लास के हाथ में आ चुकी थी। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन है उनके पास राइट टू वोट नहीं था। नॉन प्रॉपर्टीड मतलब जिनके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होंगे, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इलेक्ट किया जाएगा एंड दे विल रन द गवर्नमेंट। और इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंडर अपॉइंट किए जाएंगी पूरी कमेटी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे एंड उनको कहा जाएगा डायरेक्टरी, जो कि फाइनली गवर्नमेंट को चलाएगी। यानी कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और उसके अंदर 1 2 3 4 5 आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई जो गवर्नमेंट को चलाएगी, यानी कि रिपब्लिक को चलाएगी। नाउ डायरेक्टरी क्या कर सकती है, ये मेजॉरिटी वोट के साथ काउंसिल्स को चेंज भी कर सकती है, जैसे डेमोक्रेसी में होता है सेम वैसा ही होना शुरू हो गया था। Also, these new provisions were brought to prevent the concentration of power in one man executive। क्योंकि जब जेकोबिन्स में एक इंसान के हाथ में यानी कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में पावर दे दी थी तो वो बौखला गए थे। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि यार देखो ना, वो क्या कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यहाँ पे देवर एक्चुअली टेरराइज कि भैया अगर फिर से एक ही इंसान के हाथ में हमने पावर दे दी तो क्या हो जाएगा, वापस से कहीं वो टेरर का माहौल ना आ जाए। द क्लैश बिटवीन डायरेक्टरी एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन ये चीज नहीं चल रही थी, डायरेक्टरी रूलर्स में ही आपस में क्या चल रही थी, मतभेद चल रहा था, विच ओपनड द डोर फॉर मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। तो वही एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे जी खड़े हुए थे एंड उन्होंने इस वैक्यूम जगह पे, जहां पे ना ढंग से मोनार्की थी ना ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, अपनी जगह बना ली। ही वॉज नॉट अ मोनार्क, ही वॉज अ dictator. What is the difference between a monarch and a dictator? Again, I am telling, monarch is from राज घराना, डायनासिटीज, लेकिन जो डिक्टेटर होता है वो खुद अपने दम पे बनता है। तो नेपोलियन बोनापार्टे जो थे वो फ्रांस के राजा बन गए 1804 में। दोबारा से मोनार्की आ गई थी बच्चों। तो इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक जो है, जो आपके एनसीईआरटी का है, वो खत्म होता है। अब मुझे जल्दी से 2-4 क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप आंसर देंगे मुझे, जल्दी जल्दी टाइम स्टैम्प डाल के लिखते रहिए। हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब्स? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? फटाफट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए। इन विच ईयर कन्वेंशन अराइव? कौन से साल में कन्वेंशन आ गई थी, नेशनल असेंबली में जो चेंजेस आए गए थे? Dash was a machine consist of 2 poles and a blade
used to behead guilty persons. चलो जल्दी से इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करिए जल्दी से। आगे भी क्वेश्चंस आएँगे उसमें 4th, 5th, 6th नंबर डालूँगी। नहीं तो मैं आंसर कर रही हूँ देख लो मैं जीत जाऊँगी। Who was the leader of Jacobin clubs? तो आंसर इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। स्पेलिंग गलत हो तो माफी। इन विच ईयर कन्वेंशन अराइव्ड? 21st ईयर पूछा है वैसे तो डेट लिखने की जरूरत नहीं होती है। Till 21st September 1792 में आया कन्वेंशन। Then third was dash was a machine that was a device actually consists of 2 poles and a blade used to be had a guilty person. So it was guillotine. ठीक है? Okay, let's move forward. Did women have a revolution? अभी हमने पढ़ा कि जेकॉबिन्स में women तो allowed ही नहीं थी. Women का participation was not at all allowed. लेकिन अब women's की बात करेंगे अब. In spite of revolution, women did not get right to vote. औरतों को जितना भी रेवोल्यूशनाइज दे कुड डू उनने करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ बिल्कुल नहीं हुआ उनको राइट टू वोट तो मिला ही नहीं देयर पोजीशन इन द सोसाइटी रिमेन्ड अनचेंज्ड तो दे वर एक्चुअली अपसेट उनको था कि यार हम लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इतना हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तब भी हमें क्यों नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए to get their notable position in society, about 16 women clubs were started in different cities in France. तो देखा देखी औरतों ने अपने इस हक की लड़ाई के लिए 16 women clubs खोले जो अलग अलग एरिया में थे फ्रांस के. The Society of Revolutionary first and the Republican Women second was the most famous among them. You have to learn these names. The Society of Revolutionary and Republican Women were the two major clubs, women clubs in France, amongst all the 16 clubs. Their main demands were to enjoy the same political rights as men. तो औरतों का सिर्फ एक ही डिमांड थी यार कि जैसा आदमियों को राइट्स मिला है वैसे हमको भी दे दो इक्वालिटी दे दो लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आया था उन्होंने इसको डिसअपॉइंट किया औरतों को और उनको कैटेगरी में डाला कौन से सिटीजन्स के पैसिव सिटीजन्स के हर एक औरत और बच्चा किस में आता था पैसिव सिटीजन में कि 1791 वाला कौन सा है नेशनल असेंबली वाले की ही बात कर रहे हैं इवन जब जेकॉबिन्स ने रेवोल्यूशनाइज किया कन्वेंशन लेके आया तब भी विमेन को कुछ नहीं मिला ठीक है चलो मोस्ट ऑफ द वेमेन वर डिप्रीव्ड ऑफ एजुकेशन उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी सिर्फ नॉबल्स की ही डॉटर्स होती थी वेल्दियर पर्सन की होती थी जिनको सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने देने दिया जाता था आफ्टर दैट दे वर मैरिड बाय देयर फैमिलीज इवन अगेंस्ट देयर विल लेकिन आफ्टरवर्ड्स उनको उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करवा दी जाती थी women who belong to third estate had to work hard लेकिन जो women थी वो थर्ड estate की उनको काफी मेहनत करनी पड़ती थी they sold flowers fruits, vegetables and employed as servant in household. दूसरों बड़ों घरानों के घरों में एज अ वर्कर लगे होना सर्वेंट लगे होना मेड लगे होना फ्लावर्स बेचना सब्जियां बेचना छोटे छोटे वेंडर्स का काम करना और काम के बाद वापस घर आके खाना बनाना फैमिली को देखना बच्चों को देखना तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर जब रेन ऑफ टेरर का माहौल चल रहा था 1793 देखो ये वुमेन क्लब पहले ही बन गए थे आपको अलग सेक्शन में समझाया जा रहा है विमेन्स क्लब पहले से ही है लेकिन जब जेकॉबिन्स आए बल्कि इन्होंने क्या किया इस विमेन्स क्लब्स को बंद कर दिया गया और बहुत सारी औरतों को जेल में डाल दिया गया उनको पीटा गया उनको मारा गया उनको पनिश किया गया कि आप लोग कौन होते हो ये रेवोल्यूशन करने वाले उनको इन्फीरियर समझाया गया प्रूव किया गया In due course of time, revolutionary government came and introduced laws to improve the lives of women. Important. अब क्या हुआ रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो क्वेश्चन आ जाता है यहां से व्हाट चेंजेस वर bought by revolutionary government
फॉर विमेन। औरतों के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए भैया, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई और क्या क्या चेंजेस लेके आई औरतों के लिए। तो आओ, फॉर एग्जाम्पल मेनी स्टेट स्कूल्स, ये पहला हो गया, ठीक है। मेनी स्टेट स्कूल्स वर क्रिएटेड, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल दी गर्ल्स। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, फर्स्ट पॉइंट, यहां से यहां तक। सेकेंड, मैरिज अगेंस्ट द विल ऑफ गर्ल वॉज प्रोहिबिटेड। लड़की के मर्जी के खिलाफ शादी अगर की जाएगी तो वो उसको उसको सजा मिलेगी। दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ आदमी ही अलाउड था टू कास्ट डिवोर्स अगेंस्ट वुमेन। यानी कि सिर्फ आदमी को ही हक था, वो औरत के खिलाफ डिवोर्स फाइल कर सकता है। लेकिन अब डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ वुमेन एंड मेन। तो दोनों ही, आदमी औरत दोनों ही अब डिवोर्स फाइल कर सकते थे। तो दिस वाज द थर्ड चेंज। देन फोर्थ, they could train for jobs, could run the businesses and could become the आर्टिस्ट। तो अब ये जॉब्स कर सकती थी, ट्रेनिंग ले सकती थी उसके लिए, एंड पूरा पूरा बिजनेस भी चला सकती थी। बट टू गेट द वोटिंग राइट्स, लेकिन वोटिंग राइट्स के लिए विमेन को स्ट्रगल करना पड़ा अबाउट नेक्स्ट 200 ईयर्स, बिकॉज ये सब टाइम पीरियड चल रहा है 1794 का अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उनको मिला 19, बहुत पहले से ही चल रहा है इवन, 1946 में जाके फाइनली फ्रांस की औरतों को राइट टू वोट मिला। इफ यू ऑल नो, सऊदी अरेबिया में तो 2015 में राइट टू वोट दिया गया विमेन को। 2015, यस, यही 7-8 साल पहले। यहाँ पे तो फिर भी 1946 में राइट टू वोट फॉर विमेन आ चुका था फ्रांस में। ठीक है, तो इसी किताब में, आपकी किताब में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें एक विमेन रेवोल्यूशनरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और इसके ऊपर नोट लिखना भी आ सकता है। दैट वाज द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी विमेन ओलंपी दी गॉर्जस। तो इनके बारे में, ये ओलंपी दी गॉर्जस है, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, आइए। ओलंपी दी गॉर्जस, इसमें नोट लिखना आ सकता है, राइट अ नोट ऑन, was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. So she was very actively, participated. She protested against the constitution and declaration of rights of man and citizens. Declaration of rights and man and citizens जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉपर, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था। इन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ। यहाँ पे आप देखो, औरतों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये इनके खिलाफ थी। शी वॉज वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस, एज दे एक्सक्लूडेड women फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू। इन्होंने कहा ये तो बेसिक राइट्स भी औरतों को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हर एक औरत के पास पैदा होते ही मिल जाने चाहिए। In 1791, that National Assembly, she wrote a Declaration of the Rights of Women and Citizen. Then she wrote a Declaration of Rights for Women and Citizen. When National Assembly ने इनको passive citizen में डाला, तो just to revolutionize, just to protest, she made a Declaration of Women and Citizen, which she addresses to the Queen and the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. और ये किसके बिहाफ पे लिखा गया, किसके लिए लिखा गया? नेशनल असेंबली के लिए, कि अब तो कुछ सोचो, औरतें भी अब अपनी आवाज उठा रही हैं। इन 1793 इसी सभी की वजह से जैकोबिन्स ने इनको क्रिटिसाइज किया एंड फोर्सिबली इनको अपना क्लब बंद करने के लिए बोला गया। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विथ ट्रेजन, और इन पे झूठे इल्जाम लगाए गए, झूठे नहीं सच्चे नहीं पता नहीं, लेकिन इन पे इल्जाम लगाए गए। एंड आफ्टर दैट उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसी रेन ऑफ टेरर के माहौल में मार दिया गया। सो शी वॉज अ रेवोल्यूशनरी, एंड इनके बारे में नोट लिखना आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में इनके ऊपर नोट निकला आ सकता है। देन सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपी डी गॉर्जेस डेक्लेरेशन। इन्होंने वो जो बनाया था ना, डेक्लेरेशन ऑफ विमेन एंड सिटीजन, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था कि विमेन इज बॉर्न फ्री, रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट। औरत जो है वो फ्री पैदा हुई है और आदमी के जैसे ही राइट्स मांगती है। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रेजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड मेन। दीज राइट्स आर लिव। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी औरत को, आप कैसे जज कर सकते हो कि नहीं ये आदमियों के लिए, नहीं ये औरत के लिए? जैसे कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन का मतलब होता है अगर कोई उन्हें दबा रहा है और वो दब जाए। ऐसा क्यों होता है कि विमेन, नहीं नहीं, आदमी अगर बोल रहा है तो औरत उसको चुपचाप सुने?
क्यों? अगर आदमी नहीं सुन सकता तो औरत क्यों नहीं सुन सकती? The source of all virginity resides in the nation, which is nothing but the union of women and men. तो ये नेशन औरतों और आदमियों से मिलके बनता है, ना कि सिर्फ आदमियों से. The law should be the expression of the general will. All female and male citizens should have say, either personally or by their representatives in its formulation. यानी कि जैसा हमारा माहौल बना हुआ है, हमारे नेता हैं, चाहे उसकी फॉर्म में औरतों की बात सुनी जाए या फिर औरतों को खुद पार्टिसिपेट करना अलाउ किया जाए. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talents. तो ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं नहीं ये काम है पर्टिकुलर, ये तो सिर्फ आदमी ही कर सकता है. आप टैलेंट देखिए औरतों का भी. यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी डिक्लेरेशन में आदमी और औरत दोनों की बात की है. No women is an exception. She is accused, arrested, and detained in cases determined by law. Women, like men, obey this rigorous law. और औरतों को भी अपना एक सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहिए. जहाँ पे भी लगे औरतों की गलती है वहाँ पे उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी पनिशमेंट को भी फेस करना चाहिए. तो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी. नाउ अब देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स आज के इन दोनों सेक्शन से बनते हैं. ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आओ देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, कौन कौन से हैं इसमें से आओ देखते हैं. सबसे पहला हमने स्टार्ट किया आज कहां से, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड हाँ व्हाट फियर वर नेबरिंग कंट्रीज फेसिंग या फेस, क्या क्या फियर्स उनने फेस किए. एंड सेकंड वाज नोट ऑन जैकोबिन्स, स्टेट ऑफ विमेन, क्या क्या उनको फेस करना पड़ रहा था बताना है. लॉज इम्प्लीमेंटेड बाय रेवोल्यूशनरी पार्टी, फिफ्थ नोट ऑन अ फीमेल रेवोल्यूशनरी, और वो कौन हो गई, ओलंपी दी गॉर्जियस. ठीक है, तो लॉज इंप्लीमेंटेड किए गए रेवोल्यूशनरी पार्टी के द्वारा जो वुमेन के लिए, वो सारे आ जाएंगे. तो ये सारा का सारा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में आ सकता है, गुलिटिन के बारे में आ सकता है. तो ये सारी चीजें इन सारे टॉपिक्स में से आर रेकरिंग. नाउ वन मार्कर टाइम. अब आप लोग मुझे कुछ वन मार्कर क्वेश्चन के आंसर देंगे. हमने 3 क्वेश्चन पूछे थे, फोर्थ क्वेश्चन क्योंकि आप अगर कमेंट्स में देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी. फोर्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ इसमें से, आप मुझे बताइए नेम द टू फेमस women club. नेम द टू फेमस women clubs. और एक और आप मुझे बताइए कि, और क्या कहता है, एक सेकंड में देख लूं. यस, व्हाट डज रेड कैप symbolizes in Jacobins. चलो जल्दी से आंसर दो, जल्दी से 2 विमेन क्लब के नाम बताओ जो काफी फेमस हुए थे, फिर मैं बता रही हूँ आंसर्स. बताओ भाई, पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी, और क्या रेड कैप क्या सिग्निफाई करती है, क्या सिंबलाइज करती है, बताओ जल्दी से. वेरी गुड, आने भी लग गए आंसर्स. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड.
अमेजिंग, चलो जल्दी जल्दी। ओके ओके, तो 2 फेमस women clubs were and social revolutionary club and Republican women। ओके, रिपब्लिकन विमेन। इसके बाद रेड कैप सिंबलाइजेस लिबर्टी। तो रेड कैप क्या सिंबलाइज करती है? लिबर्टी सिंबलाइज करती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अभी कहीं जाना नहीं है, रुको। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर जो है दैट इज थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी इज ओवर। लेकिन अगर आपको हमारे जैसे आप लोग 9th के बच्चे हैं तो हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी और पीपीटी के साथ बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो साइंस एंड फन की ऐप आपको डाउनलोड कर दिया अपने फोन में, जहाँ पे आपको ये पीपीटी और भी अदर मटेरियल्स आपको मिला करेंगे। साथ ही साथ न्यूटन्स बैच है 9th का, जो कि पेड बैच है हमारा, जहाँ पे हम आपको रोज एक दिन छोड़ के लाइव मिलते हैं, जहाँ पे टीटीएस में 4 से 5 एसएसटी पढ़ाई जाती है एंड 3 से 4 साइंस पढ़ाई जाती है, और एमडब्ल्यूएफ में 4 से 5 इंग्लिश पढ़ाई जाती है और 3 से 4 मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो आप डेली मिलते हैं हमसे, वहाँ पे लाइव डाउट्स होते हैं, हैंड रेज ऑप्शन है जहाँ पे आप बोल के अपने डाउट्स ले सकते हो। तो बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं जो अगर आप पेड बैच भी लेते हो। सबसे बड़ी बात इसकी कॉस्ट की अगर आप बात करें तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे पूरे साल के लिए है, जहाँ पे आप लाइव अगर आप मिस भी कर देते हो तो आप उसमें रिकॉर्डेड वर्जन में भी देख सकते हो। तो दिस बैच कॉस्ट फॉर ओनली 1499 फॉर अ होल ईयर। बट अगर आप इसके अंदर कोड यूज करते हो घई 20, तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलता है और ये बन जाता है सिर्फ और सिर्फ 1999 का, जहां तक मुझे याद है। 1199, सॉरी। तो यानी कि 1200 रुपए का शायद बनता है ये, तो बहुत ही यार पूरे साल का, मार्च तक का। तो आप ये परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ हम छोटी-छोटी चीज़ें लाइक माइंड मैप्स, डेट्स के इवेंट्स, कैसे डेट्स को याद करें, उसका पूरा चार्ट, ये सब हम भेजते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, हमारी ऐप पे भी जुड़ सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये सेकंड लेक्चर जो है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेक्चर नंबर 2। अगर आपको तब भी कोई भी डाउट्स बच रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और उसको आंसर भी करती हूँ। ठीक है? तो मिलते हैं थर्ड लेक्चर में आपके फ्रेंड्स रेवोल्यूशन के, तब तक के लिए बाय बाय।